जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर वृत्त से संबंधित तथ्यों को जानेंगे और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हल करेंगे तथा फार्मूला को भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं वृत्त। वृत्त कहा किसको जाता है? वृत्त कहा किसको जाता है? तो किसी गोल घेरे आकृति को, किसी गोल से दम गोल रहना चाहिए, गोल घेरी आकृति को वृत्त कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? तो वृत्त ही है। क्या है? वृत्त। गोल रहना चाहिए, हो गया क्या? तो वृत्त। अब बात आता है कि यहाँ पर वृत्त का, तो यहाँ पर एक बीच में, बिल्कुल बीच में केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। यहीं पर प्रकार का नोक रखेंगे, प्रकार का नोक कलम डालकर यहाँ से घुमावेंगे और जहाँ से नोक रखें वही हो गया वृत्त का केंद्र, यानी कि सबसे बीच वाला बिंदु। अब यहाँ से जहाँ भी परिधि तक आप इस तरह का रेखा बनाइएगा वो बराबर ही होगा। जब गोल है तो क्या होगा? बराबर होगा। केंद्र से परिधि तक ये सब आपस में क्या होगा? तो बराबर होगा। और इसी को कहा जाता है त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और परिधि किसको कहा जाता है? तो जो ये आकृति है, आकृति के जो लास्ट क्षेत्र, उसी को क्या कहा जाता है? तो परिधि। और त्रिज्या क्या हो गया? तो केंद्र से ही परिधि तक की दूरी हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या के छोट की आर से सूचित किया जाता है। ये हो गया परिधि। और एक बात और है क्या, कि परिधि से परिधि केंद्र से होते हुए जब जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा? तो व्यास हो जाएगा। परिधि से परिधि, यहाँ परिधि से यहाँ परिधि तक जाना चाहिए, लेकिन कहाँ से होकर? केंद्र से होकर। तो वो क्या हो जाएगा? तो व्यास। यानी कि ए और बी, ए बी क्या है? तो व्यास है। और व्यास के आधा क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। फिर से समझिए, ये है वृत्त। इसमें बहुत सारे जीवा इस तरह का होता है। सबसे बड़ा जीवा कौन सा होगा? जो सबसे बीच वाला होगा। कौन सा होगा? तो सबसे बीच वाला। सबसे बीच वाला कौन होगा? जो केंद्र से जाएगा। और सब वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। अब व्यास का आधा क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या। अब त्रिज्या ये भी हो सकता है, त्रिज्या ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। त्रिज्या को एक ही होगा। तो त्रिज्या के मान कितना? जब इसका मान 7 होगा तो इसका भी मान कितना? 7 है। यहाँ से और चल जाएगा परिधि तक कितना हो जाएगा? वो भी 7 ही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्यास किसको कहा जाता है और त्रिज्या किसे कहा जाता है और परिधि भी किसको कहा जाता है। और क्षेत्रफल, पूरा जगह क्या हो गया? तो क्षेत्रफल। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो पहला है क्या, कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई, क्या? पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई और आर का स्क्वायर, जो त्रिज्या था। त्रिज्या कहाँ से होता है? तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। व्यास, व्यास किसको कहा जाता है? तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसी को क्या कहा जाता है? व्यास। परिधि, तो वृत्त के चारों ओर के, वृत्त के चारों ओर के किनारा को परिधि कहा जाता है। वृत्त के चारों ओर के किनारा को परिधि कहा जाता है। क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल, एरिया जो इतना हो गया वो क्षेत्रफल है। तो वृत्त का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? कि पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? जब किताब में नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रखना होगा। और त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया रहेगा प्रश्न में, तो आप हल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो पहला टॉपिक हो गया क्लियर। अब है वृत्त का परिधि। क्या है दूसरा? कि वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त का परिधि का होता है 2πr। क्या? 2πr। जब आधा रहता है, यहाँ से आधा, तो आधा होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर। तो पूरा है तो इधरों भी पाई आर, तो पाई आर और पाई आर क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस पाई आर, तो क्या हो जाएगा? 2πr। एक ठो पाई आर और एक ठो और पाई आर, तो हो जाएगा 2 ठो पाई आर। तो परिधि भी हो गया क्लियर। तीसरा, वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? कि व्यास बटा में 2। व्यास बटा में 2। व्यास को डी से भी सूचित किया जाता है। अब व्यास दिया रहेगा तब, जो व्यास इतना से यहाँ दिया रहेगा कि 14 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन व्यास दिया रहे तब, अन्यथा प्रश्न से हल होगा। चौथा क्या है? वृत्त का व्यास तो त्रिज्या हो गया, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना में त्रिज्या।
दुगुना त्रिज्या, त्रिज्या को छोट की आर से सूचित किया जाता है, ऐसा ध्यान रखना है बात को। दुगुना त्रिज्या यानी कि त्रिज्या का मान है 10, तो व्यास कितना हो जाएगा, सीधा 20, 2 में त्रिज्या से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो चौथा हो गया। पांचवा में क्या है, वृत्त का कोण, वृत्त का कोण। तो जो वृत्त का यहाँ कोण होता है 360 डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का। जब आधा रहता सिर्फ अर्धवृत्त तब उसका 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब चलिए छठा में देखते हैं। वृत्त का कोण हो गया। वृत्त का जीवा, वृत्त का जीवा, तो वृत्त के केंद्र से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। सॉरी, वृत्त को परिधि से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। परिधि से परिधि तक मिला दे चाहे कैसे भी हो, क्या हो जाएगा, तो जीवा हो जाएगा। और सबसे बड़का जीवा कौन हो जाएगा, जो केंद्र से होते हुए जाएगा, वही व्यास कहलाता है। तो जीवा हो गया। अगला क्या है, वृत्त का त्रिज्या खंड। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। सातवां में है वृत्त का त्रिज्या खंड। तो वृत्त का त्रिज्या खंड जानेंगे। त्रिज्या खंड का मतलब होता है त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड, त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक त्रिज्या है और एक और त्रिज्या कहीं पर जाए यहाँ से केंद्र से, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि है ये त्रिज्या क्या कर दिया, इसको वृत्त को काट दिया 2 भाग में, काट दिया क्या, 2 भाग में त्रिज्या। तो काट देगा या तो ये निकल जाएगा यहाँ से, तो किस तरह से निकलेगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए ये निकाल के बाहर आ गया है, तो क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। और इसको निकालने का फार्मूला भी क्या होता है, तो हाँ, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर या थीटा बटा में 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या थीटा में 360 डिग्री। और थीटा ये कोणवा आपको दिया रहेगा 60 डिग्री, चाहे कितना डिग्री भी दिया रहेगा। तो थीटा का मान कितना रखाएगा, तो जो कोण का मान होगा। तो त्रिज्या खंड के फार्मूला हो गया। आप लोग जान गए हो कि त्रिज्या खंड किसे कहा जाता है, तो वृत्त के त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्या खंड कहा जाता है। तो हो गया 7वां क्लियर। 8वां में वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। तब इसको ठीक कर रहते हैं। देखिए वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश माने जो वृत्त है इसका सीधा 4 भाग, कितना भाग, तो 4 भाग। चतुर्थांश कहा जाता है कोई एगो भाग के, ई भाग चाहे कोई एक भाग, क्योंकि जब बराबर 4 भाग हुआ तो चारों भाग क्या आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा। जो इतना एक का क्षेत्रफल उतना सभी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जैसे देखिए एक भाग को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से कहाँ, तो बाहर। तो इस तरह का रहेगा। इसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानना है। तो देखिए चतुर्थांश, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पर जाना है पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश है, इसका कितना भाग है, तो चौथा भाग है। तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/4 से भी गुना कर दीजिएगा ना, तो वही है। नहीं तो बटा में 4 भी देते हैं तो यही हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया कि पाई आर स्क्वायर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। अन्यथा एक और फार्मूला हो जाएगा इसी पर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 जो है। तो क्योंकि ई भी त्रिज्या है, ई भी त्रिज्या है, तो इसी को त्रिज्या खंड भी कहा जाता है। जब यहाँ 90 डिग्री का कोण हो, मतलब 4 भाग में बांटा गया हो, तो सभी का कोण कितना हो जाएगा, 90 का, तब ना 360 होगा। तो जब 90 डिग्री का कोण हो तो उसे चतुर्थांश भी कहा जाता है। तो ई फार्मूला से भी बन जाएगा और ई फार्मूला से बन जाएगा। जब यहाँ कोण नहीं दिया रहेगा, सिर्फ चतुर्थांश दिया हुआ है, तो 90 का कोण बनेगा। कितना का बनेगा, तो 90 का। तो भी क्लियर हो गया। अब चलिए चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई 9वां है। तो चाप कहा जाता है जैसे त्रिज्या खंड कोई रहे या तो चतुर्थांश रहे, इसका चाप की लंबाई पूछा जाएगा। ये चाप इसी को कहा जाता है, जो गोल है चाप। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा में 180। 2 पाई आर थीटा बटा 180 हो गया चाप की लंबाई का। अगला वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र तो आप लोग जानेंगे कि वृत्त के सबसे बीच वाले बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के सबसे बीच वाला बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। तो आई होप कि आप लोग इस सभी टॉपिक को उस गहराई से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।